वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर अभी सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे हैं, जिसका 5 मई को जो है जितने भी इसमें पिटिशनर हैं उनके साथ उनके वकील हैं वो जवाब देंगे। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो संयोजक हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं मोहम्मद फैज़ खान, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बिल की हिमायत कर रहे हैं। क्यों हिमायत कर रहे हैं, क्या ऐसा खास है इस वक्फ संशोधन बिल में, इस पर बात करते हैं। सर, आप बताएं कि आपने अभी बहुत सारी बातें कही, आप इस बिल में ऐसी क्या 5 बातें बहुत अहम देखते हैं जो आम मुस्लिमों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, भारत के इतिहास में मुसलमानों के हक़ में सबसे बड़ा काम हुआ है ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो आया है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लगभग 8 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ के पास है, किंतु अब तक उसका जो उपयोग होना था गरीब मुसलमानों के हक़ में वो नहीं हो पाया। न एक भी स्कूल बने, न कॉलेज बने, न तरीके से कोई अस्पताल बना, न रोज़गार के केंद्र खुले। अब इससे ये सब संभव हो पाएगा। अब तक लोगों ने एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ था, उसे छुड़ाया जाएगा। अभी तक कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, अब डिजिटल उसका रजिस्ट्रेशन होगा। भारत का सबसे बड़ा जो लेखा परीक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जिसे कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो इसकी जांच करेगा। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है, जो जिसमें केवल कुछ सीमित लोग रहते थे, अब वहाँ इसका फैसला नहीं होगा, बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके दावा का जो निराकरण किया जा सकेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो मुसलमानों को फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो बात इस्लाम भी कहता है कि हर चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखो, तो वो चीज़ें भी सब सामने आ रही है, तो मुसलमानों के हक़ में है। लेकिन इस्लाम में तो सर ये चीज़ जायज़ ही नहीं है कि गैर मुस्लिम किसी बोर्ड में या किसी बिल में मुस्लिमों को फ़ायदे की बात करें, क्योंकि गैर मुस्लिम तो अपने फ़ायदे की बात करेंगे। नहीं, देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अमित शाह जी ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि वक्फ में, वाकिफ़ में, मुतवल्ली में, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात में इसमें कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। यानी कि मौज़न, इमाम, मुतवल्ली सब विशुद्ध मुस्लिम होंगे जो कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल ये धार्मिक मैटर नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष मैटर है। ये मैनेजमेंट का विषय है, एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। जैसे मस्जिद में लाइट आती है, अब वहाँ बिजली विभाग का जो चेयरमैन है, मान लो कोई राम प्रकाश सिंह हो, तो भाई मस्जिद कमेटी ये थोड़ी बोलेगी गैर मुस्लिम से अब बिजली नहीं लेंगे, वो तो धर्मनिरपेक्ष मैटर है। उसी तरीके से भाई CA का मैटर है, CAG का मैटर है, कलेक्टर उसकी जांच करेगा या SP वहाँ की व्यवस्थाओं को देखेगा, कुछ यदि प्रशासन को लेके कुछ होता है, तो ये सारे धर्मनिरपेक्ष मैटर है। तो धर्मनिरपेक्ष मैटर में क्या किया, 2 सुन्नी को भी लिया, 2 शिया को भी लिया, 2 आगा खानी को भी लिया, 2 बोहरा को भी लिया, 2 महिलाओं को भी लिया, 2 पसमानदा को भी लिया, 2 एक्सपर्ट गैर मुस्लिमों को भी लिया, ताकि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट अच्छे से हो सके और उत्तरदायित्व तय किया जा सके। लेकिन सर, इसमें OIC हैं और भी कुछ पार्टियां हैं, कुछ संगठन हैं, उनका तो ये कहना है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, रज़ा अकेडमी है, सबका ये कहना है कि जो ज़मीनें हैं मुस्लिमों के पूरे देश में, रेलवे के बाद दूसरे नंबर की ज़मीनें हैं, उस पर आंख है कहीं ना कहीं सरकार की। वो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनको देने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरे तमाम मुस्लिम भाई ये TV9 भारतवर्ष के माध्यम से सुन ले, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अमित शाह जी ने स्पष्ट कह दिया ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। जो मस्जिद, मदरसे, खानकाएँ, दरगाहें जहाँ थी वहीं रहेंगी, एक को भी छीना नहीं जाएगा, एक को भी डिमोलिश नहीं किया जाएगा। ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें। अब OIC ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दूसरे लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो मुसलमानों को बहकाकर, वल्गराकर अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। खुद इन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को दबा कर रखा हुआ है। अब ट्रांसपेरेंसी आने से, CAG आने से, कलेक्टर आने से अब इनको खुलकर वो चीज़ें दिखानी पड़ेगी, दबी हुई चीज़ें बाहर आएंगी। इसलिए मुसलमानों को कह रहे हैं भाई दरगाह छीन ली जाएगी, मस्जिद छीन ली जाएगी, जबकि इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो वक्फ की इन्होंने पर्सनल बना ली थी वो जाएगी। इसलिए लोग ऐसा कह रहे हैं। आप कह रहे थे कि OIC का इसमें जो एजेंडा है, वो जो कह रहे हैं कि वक्फ जो बिल है वो मुसलमानों के खिलाफ है, तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ी पार्टी को साउथ में बिलोंग करते हैं, उनको लीड करते हैं। नहीं, कहा है कि बड़ी पार्टी, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा हिस्ट्री उठाकर देखना। 1947
1941 में रज़ाकारों ने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की थी। उन रज़ाकारों की पार्टी का क्या नाम है? MIM। अब्दुल वहाद ओवैसी, सलाहुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इनका पूरा रिकॉर्ड है भाई, इनके बाप दादाओं का, कि इन लोगों ने हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाने की साजिश की थी। तो वही पॉलिसी इनकी अभी भी है कि वफ़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी को आप दबा लो और उसको उसको मुसलमानों के हक में भी नहीं दो, उसका पर्सनल यूज़ करते रहो। और मुसलमानों को 1986 में लाभ मिलने वाला था, एक मुस्लिम महिला को कोर्ट ने उसको लाभ दिया था, शाहबानों को, तो संसद में लाके कानून बदल दिया। अब संसद लाभ दे रही है, मुसलमानों के हक में बात कर रही है, तो आप कोर्ट में चले गए। कुल मिलाकर मुसलमानों को आप फ़ायदा नहीं पहुंचने देंगे, ये मुसलमानों के नाहक की बात करते हैं हमेशा। सर, ये जो पहलगाम का हमला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के समर्थित जो आतंकी हैं, उन्होंने पहलगाम में आके पहले रैकी की, फिर उसके बाद असलहे जो है उन्होंने इंतज़ाम किया, उसके बाद उन्होंने हमला किया नाम पूछकर, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, मैं एक मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूँ और मैं इस कलमे की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत पाक व पवित्र है, लेकिन कुछ आतंकवादी इसका दुरुपयोग करते हैं। उस सबसे बड़े आतंकवादी का नाम है असीम मुनीर और आतंकवादी देश का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो मुखौटा इस्लाम का लेकर आते हैं लेकिन सारे गैर इस्लामी काम करते हैं। इस्लाम कहता है कि वो शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। और देखिए कितने निकृष्ट हरकत की कि कलमा पूछा, नाम पूछा, अंगों की तलाशी ली, फिर पॉइंट ब्लैंक पर रखकर गोली मार दी। ये तो इस्लाम के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। वो तोड़ना चाहते थे हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का ताना बाना छिन्न भिन्न करना चाहते थे। लेकिन आज भी आप पूरी मुंबई, पूरा देश घूमिए, आज भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आराम से बैठकर साथ में खाना भी खा रहे हैं, काम धंधा भी कर रहे हैं। वो सफल नहीं हो पाए। मैं एक मुसलमान होने के नाते अपने हिंदू भाइयों से माफ़ी भी मांगता हूं कि कुछ लोगों ने इस्लाम का चोला ओढ़कर ये कृत्य किया। मैं माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं, इस आतंकी राष्ट्र को अब जल्दी से जल्द पाकिस्तान को समाप्त किया जाए। बहुत अच्छा किया, सिंधु का जल रोक दिया, पाकिस्तानियों को सब यहाँ से भगा रहे हैं और उस पर अब कार्रवाई करने का मन बन चुका है। काफ़ी सारी कार्रवाई हो भी चुकी है। उसे अब उधर से बलूचिस्तान मार रहा है। मुहाजिर उनके साथ नहीं रहना चाहते, सिंधी नहीं रहना चाहते, पंजाबी नहीं रहना चाहते, POK के लोग उनसे अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान अब नष्ट होने वाला है। तो हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी तरह से जो है मोदी और भारत सरकार के साथ। बेशक बेशक, हम भारत के लोग, मैं 1/140 करोड़ भारत हूँ, मोहम्मद फैज़ खान, मैं मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ। मैं और तमाम मुसलमान भाई मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी से निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर मारे, खदेड़ खदेड़ कर मारे, रगड़ रगड़ के मारे। इस देश का मुसलमान आपके साथ है। बिल्कुल साफ तौर पर वक्त जो संशोधन बिल है उस पर जो राय है वो यही है कि ये जो बिल है वो आम जो गरीब मुसलमान हैं उनके हक में है और इससे जो ऐसे मुस्लिम हैं जो अब तक मुख्य विचारधारा में या मुख्य समाज के विचारधारा में नहीं शामिल हो पाए थे उनको इनका फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक बात पहलगाम की है तो पहलगाम को लेकर साफ राय ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो पाकिस्तान पर हमला करें, हमला करके उन आतंकियों को ढूंढ कर निकालें जिन आतंकियों ने ये आतंकी कार्रवाई की थी और इनके आकाओं को भी ढूंढकर इनको नेस्तनाबूद किया जाए। कैमरामैन साईदत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।